हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सीटेट की तैयारी अच्छी चलती होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी बाल विकास। पेपर है 7 जनवरी 2022 का। 1 से 5 तक का पेपर है। जो मैं पढ़ाती हूँ पेपर वो अलग अलग करके पढ़ाती हूँ। जूनियर का अलग और प्राथमिक विद्यालय का अलग। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 हिंदी का भाषा अलग अलग करके पढ़ाती हूँ मैं कभी भी। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक ही में मिक्स करके मैं नहीं पढ़ाती हूँ। अभी कथन और तर्क मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता है। किसी बार पेपर में ज्यादा पूछेगा, किसी बार पेपर में कम पूछता है। मैं पूछता जरूर है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए दोनों सेम पूछा है कि नहीं। अगर दोनों सेम पूछा है तो दोनों सही है। आप व्याख्या भी सही कर रहा है, ऊपर वाला अलग है नीचे वाला अलग है, तो दोनों सही है, तो कहा जाए कि दोनों सही है। मगर आप सही व्याख्या नहीं करता है एक ही, ऐसे क्वेश्चन देखा जाता है। तो अभी मैं बता रही हूँ आप लोग को। इसी में ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है कि अलग अलग पूछ देता है, दोनों सही रहता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो दोनों सही कर देते हैं। ये नहीं देखते कि ये ऊपर वाला अलग पूछा है नीचे वाला अलग पूछा है। सही न लगाए, केवल ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं करता एक ही, ऐसे नहीं लगाते, दोनों सही मार देते हैं। तो गलत यही पे होता है, बाकी और कहीं नहीं होता है। कथन ए है, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। आप लोग बताइए प्यारे बच्चों, सही है कि गलत है। तर्क कह रहा है आर व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। बात दोनों सही है। कई बच्चा क्या करते हैं 11 महीने में चलना शुरू करते हैं, कई बच्चा होता है कि 1.5 साल पे चलना शुरू कर देते हैं। कि उसमें व्यक्त भिन्नता ही सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि वंशानुक्रम के अनुसार ये ज्यादा पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये शारीरिक भिन्नता ही विकास है इसका। तो आप लोग बताइए कौन सी सही है। हर बच्चा एक क्रम के अनुसार नहीं चलते, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, तो व्यक्ति भिन्नता जरूर रहती है। जैसे बच्चों में भी रहता है, चलने और बोलने की एक प्रकार के बच्चे नहीं होते हैं। तो दोनों ही सही है। कोई बच्चे क्या होता है कि जल्दी बोल जाता है, कोई बच्चा बोल ही नहीं पाता है, उसको भी ऐसे ही रहता है, क्योंकि वंशानुक्रम का ज्यादा प्रभाव पड़ता है इस पे। और समाज का, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। वातावरण कैसे प्रभाव पड़ता है। कई परिवार एकल परिवार रहता है, उसमें बच्चे कम बोलते हैं। माँ बाप रहते हैं, सिर्फ बच्चे रहते हैं, तो जिसमें संयुक्त परिवार रहता है, दादा दादी बुआ ये सब रहते हैं, वहाँ के बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं, भाषाई विकास ज्यादा जल्दी होता है। इसी प्रकार से चलना और बोलने में भी एक ही प्रकार का है, कोई बच्चा जल्दी कोई बच्चा लेट से, बस इतना ही अंतर है। ये तो अलग की बात है। कई बच्चे तो मंद बुद्धि वाले भी हो सकते हैं, शारीरिक रूप से कमजोर भी हो सकते हैं, चलने बोलने में भी अलग अलग होते हैं। तो दोनों कथन सही है। ए सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की, ए सही है। दूसरा है विकास निम्न में से किस पर निर्भर है। तो आप लोग बताइए किस पे निर्भर है। ए है अनुवांशिक बनावट, बी है भौतिक वातावरण, सी है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। अभी ऊपर में बताई हूँ सब, वातावरण अनुवांशिकता बताई हूँ, सामाजिक संस्कृति बताई हूँ, जो समाज से सीखा जाता है। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। डी सही है। 1 और 2 3 तीनों सही है। अनुवांशिकता बनावट रहता है माता पिता का, जैसे शारीरिक बनावट होगी, आंखों का, बच्चे बहुत कहते हैं कि अपने माँ बाप पे नाक पाया, अपने माँ बाप का खरा पाया है, तो शारीरिक बनावट जो होती है वो अनुवांशिकता पे प्रभाव डालता है, उसी से मिलता है, परिवार से ही। दादा दादी बुआ पापा मम्मी किसी में भी बच्चे का शारीरिक बनावट चली जाएगी। भौतिक वातावरण ये है, जो पहाड़ी क्षेत्र पे रहते हैं या ठंडी जगहों पे रहते हैं, उनकी शारीरिक बनावट जो होती है वो बहुत सुडौल प्रकार की होती है, बहुत सुंदर होती है, लंबाई चौड़ाई हर तरह से ठीक रहते हैं, सब पूरे होते हैं। सब जो गर्म जगह से होते हैं, जो गर्म प्रदेशों से होते हैं या गर्म देशों से होते हैं, वहाँ के लोग क्या चिड़चिड़े तौर से बहुत ज्यादा होते हैं। उनके अंदर क्या पाई जाती है, चिड़चिड़ापन, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा आक्रांत हो जाएंगे, बहुत जल्दी गुस्सा उनसे आ जाती है। तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और यही बात सामाजिक और सांस्कृतिक में, जहाँ की समाज जैसी होगी वहाँ के रहन सहन, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सब अपना प्रभाव पड़ता है बालकों पे। रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, ये सब प्रभाव पड़ता है सांस्कृतिक कारण पे। 3 है किसी अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। तो आप लोग बताइए पहले कमेंट करके कौन सा सही है।
तो बी सही है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो बी सही है। ये 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। तो 4 है, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है? तो 4 में कौन सा सही है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्राथमिक सामाजिकरण पूछा है ना, तो कई बार मेरे प्यारे बच्चों परिवार की जगह पे माँ दे देता है। प्राथमिक सामाजिकरण माँ से शुरू होता है। तो देखिए डी सही है, परिवार देता है। इसी को थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन को, बाकी कुछ नहीं करता है। द्वितीय में पूछेगा, द्वितीय में किताब, पत्रिका, धार्मिक, मीडिया, द्वितीय सामाजिकरण में आती है। प्रथम सामाजिकरण में परिवार आता है, माँ आती है। 5 है, एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है? ये सही है, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती। तो 5 वर्ष की बच्ची है, उसमें 2 गिलास है, दोनों का समान मात्रा है, पानी भरी जा रही है, समान गिलास की मात्रा है, मगर बच्ची अंतर नहीं कर पा रही। एक गिलास से कह रही है एक गिलास चौड़ा, एक गिलास पतला है, तो कह रही है कि चौड़े गिलास में पानी ज्यादा है और जो पतला है उसमें कम है। वो अंतर नहीं कर पा रही है, नाप तोल की जानकारी उसके पास नहीं है। 6 है, लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट एवं हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? तो डी सही है, संज्ञानात्मक द्वंद्व सही है, तो डी सही है। 7 है, वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वाइगोत्स्की के सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई, संज्ञानात्मक, ये जहाँ आ जाए उनका सही माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, ये सही है भाषा, तो भाषा सही है ये। 8 है, समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध इस कक्षा की विशेषता है। तो ये सही है, प्रगतिशील कक्षा कक्ष। 9 है, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी। 20 है, ज्ञान के सक्रिय निर्माण। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ सक्रिय आ जाए वो सही है, निष्क्रिय जहाँ आ जाए, जहाँ नहीं पूछा वहाँ पे लगाइएगा आप लोग। तो ये गलत है, नकारात्मक है। ये स्वयं सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं निभाती, ये भी गलत है। नहीं दिया ना, स्वयं सीखने में ज्यादा भूमिका निभाई जाती है, ये भी सही। कोरी पट्टी के रूप में देखा जाता है, कोरी पट्टी के रूप में नहीं देखा जाता मेरे प्यारे बच्चों, ये भी गलत है। तो 20 सही है। 10 है, कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? देखिए स्वयं पूछा, एकदम लास्ट 5 और 6 पूछा स्टेप, तो आप उसमें क्या करेंगे? जो स्वयं मतलब होता है स्वयं चुनना। अब मानिए कहीं सड़क दुर्घटना हो जाए, चाहे कहीं बीमार आदमी पड़े, तो उसको रेड लाइट देखना जरूरी है कि मरीज को अस्पताल लेकर जाना जरूरी है। तो वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? रेड लाइट का इंतजार करेंगे? नहीं ना, वही कहा है। डी सही है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, तो डी सही है। 11 है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की आशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने एवं उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है? अब लोग बताइए कौन सा सही है? तो बी सही है, तो अंतर व्यक्तिक बुद्धि, दूसरे की बुद्धि के जानने बारे में जानना है, स्वयं की बुद्धि की नहीं। तो मंत्र देख लीजिए, ये ऊपर 9 का मंत्र है, तो है, बस इतना ही अंतर कर लीजिएगा। इंग्लिश वाले में देख लीजिएगा, इंटर है इंट्रा है, अंतर है कि नहीं, बस इतना ही पकड़ लीजिएगा इंग्लिश में। और हिंदी में ऊपर 9 देख लीजिएगा, तो के पीछे देख लीजिएगा 2 बिंदु। तो आप लोग दूसरे का जब पूछेगा, यहाँ पे दूसरे का रो देख लीजिएगा, रो के आगे ए नहीं न लगा है, ट्रिक बता रही हूँ याद करने के लिए आपको। तो दूसरे का है अंत व्यक्तिक बुद्धि, जो है वो दूसरों पे दर्शाता है, जो अपने लिए है वहाँ पे अंत व्यक्तिक होता है। आगे है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, ये सही है, उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। बच्चों की घर की भाषा और मातृभाषा को बोलने के लिए अनुमति देनी चाहिए, जिससे वो आसान भाषा में अपनी बात, सहज भाषा में अपनी बात रख लें। मातृभाषा मत बोलो, अपने घर की भाषा मत बोलो, जो भाषा बोल इंग्लिश में बात करो, तो ऐसे कहा जाए तो बच्चे क्या करेंगे? उसको भय होगी, डर होगा, तो जानते हुए भी वो कुछ आपके सामने बोल नहीं पाएगा, क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर भी नहीं दे पाएगा। वही कहा है ये मैम। जुर्माना है जो, ये नकारात्मक है, ये देख लिया तो गलत मार दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं बोला जाता, ये भी गलत है। 13 है, लड़कों को बाहर में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, जबकि लड़कियों को गुड़िया
एवं चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त कथा क्या दर्शाती है? यहाँ पे जेंडर भेदभाव हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। हम चैप्टर वाइज जेंडर भेदभाव का क्वेश्चन कराने वाली हूँ, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। तो सी सही है जेंडर पक्षपात, तो सी सही है। एक शिक्षिका को बच्चों को अपने आप से बात करने व्यक्तिगत वाक्य को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो सी सही है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वयं नियमन सुसाधित होता है। सी सही है। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? तो आप लोग बताइए कौन सा सही है? ये सही है, विद्यार्थियों में प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। 16 है, समावेशी कक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सहायक है? सी सही है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवाज, तो सी सही है। प्रतिस्पर्धा नकारात्मक रहता है, जहाँ ट्रिक रहेगा वहाँ मैं बताती जाऊंगी। 17, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? आंख का है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जानते हैं, गणित का है, ये पढ़ने का है, ये भाषाई है विकल्प, और डी सही है गति का, जो हाथ पैर जैसे मैं कलम चला रही हूँ, ये क्या है? गति है। हाथ क्या है? गति है। आँख क्या है? आँख की पलक बंद होती है, खुलता भी है, और पलकाने में भी कब मेरी पलक गिर रही है, तो क्या कर रही है? गति कर रही है एक प्रकार की, तो वही डी सही है। गति समान में वैफल्य सही है। आंखों का तालमेल बैठाना। 19, जनजाति समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? तो इसमें कौन सा सही है? डी सही है, उन संपत्तियों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। डी सही है। 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विफल दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही उगम है? शालीनता जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या में लिप्त रखें। 21, अभिकथन और तर्क। मेरे प्यारे बच्चों, इसको जोड़ के इसको देखा है तो ऊपर लाइन जो पूछा है उसी पे नीचे लाइन पूछा है कि नहीं, अगर सही हो तो सही लगाइएगा, अगर अलग लाइन ये भी पूछ दे, अलग लाइन ये भी पूछ दे, तो अलग अलग पूछ दे, तो आप लोग क्या करिएगा? देखिए दोनों सही है तो दोनों सही कहिएगा, मगर लास्ट में कह दीजिएगा नहीं, आप सही व्याख्या नहीं करता एक ही, ऐसे लगाइएगा। इसी में ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बाकी सब सही रहते हैं बच्चे, बस इसी में गलत कर बैठते हैं। चलिए, अभिकथन ए है, शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आप लोग बताइए क्या सही है? तर्क देखिए क्या कह रहा है, अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। आप लोग बताइए कौन सा सही है मेरे प्यारे बच्चों? ये सीधे कहा है, सीधे कुछ भी नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, चक्रित रेखी से होता है स्थानांतरित। गलत कहा है तो आर गलत है, ये सही है लेकिन आर गलत है, तो सी सही है। 22 है, विद्यार्थी निम्न में से किसी नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं? तो आप लोग बताइए कौन सा सही है? ये सही है, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, तो ये सही है। 23 है, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मेरे प्यारे बच्चे नहीं जेब से लाइन खींच दीजिएगा, नहीं तो गलत क्वेश्चन कर देते हैं। बी सही है, सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा इनके दिमाग में किया जाता है, तो बी सही है। 24 है, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? ये सही है, असंदर्भित पाठ्यक्रम। 25 है, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भागीदारी की आवश्यकता होती है, तो ये सही है। सक्रिय, सक्रिय कहीं पे भी दिख जाए मेरे प्यारे बच्चों सही लगाइए। आंशिक मतलब थोड़ा सा, मतलब दिव्यांगता पूछे किसमें कितना बच्चे का, तो अगर बच्चा समान है थोड़ी रूप से आंशिक रूप से वो दिव्यांग है, पढ़ने में चाहे हिचकाने में चाहे पैर से चलने में, तो हाँ आंशिक रहती है। 26 है, अधिसंज्ञानात्मक कौशल, तो ये से चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, तो ये सही है। 27 है, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सी सही है, त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। 28, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? तो आप लोग बताइए ये सही है, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं, तो ये सही है।
29। एक विद्यार्थी कुछ संपत्तियों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? तो ऐसे ही महारत हासिल करने की दिशा में अनमुख्य लक्ष्य। 30 लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? तो 20 सही है, बहुभाषिकता, समग्र शिक्षा। ये समग्र शब्द जहाँ आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये सक्रिय है, ये सही है, इसको टिक मान लीजिएगा। ये कठोर नकारात्मक है। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों।